नमस्कार, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में और उसका पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे उसके का असर हो सकता है। जो आने वाले चुनाव है महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, बिहार, ये अगले साल भर में होने वाले चुनाव की लिस्ट है जिसमें चार महत्वपूर्ण चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव इस बार काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, जहां पर कांग्रेस सबसे बड़ा दल उभर के आया है लोकसभा चुनाव में। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं अमित शुक्ला जी और प्रशांत तिवारी जी। और हम इनके साथ आज डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं उनके बारे में, उनके रिजल्ट्स क्या कहते हैं, और जो कांग्रेस ने जो जिस तरीके से इसको लिया है और ये कहा है कि वो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। एक बहुत बड़ा ये शायद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आजादी के बाद पहली बार किसी पार्टी ने कोई भी रिजल्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है या फिर वो डिनाई कर रहे हैं। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी जा करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है कि करीब करीब 20 से ज्यादा बूथों पर उन्होंने यह आरोप लगाया है और करीब 12 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर उनको ईवीएम के गड़बड़ी का शक है और उन्होंने ऐसी रिपोर्ट सबमिट की है इलेक्शन कमीशन के सामने की। पर हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इस पे आज तक कभी कोई कंक्रीट कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि जो ईवीएम है वो खराब है या ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से लगभग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इसी प्रकार से होते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना जाना चाहूंगा अमित शुक्ला जी के पास में। अमित, आपका क्या विचार है जो ये कांग्रेस ने ये जो आरोप लगाया है उसके विषय में, और ये जो हरियाणा के इलेक्शंस के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हरियाणा के इलेक्शन जो हुआ है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। बिल्कुल। धन्यवाद अतुल। मेरे हिसाब से दो तीन अलग अलग प्रश्न है। पहला तो जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है, विपक्ष इसकी बात काफी समय से करता आ रहा है। ईवीएम, इनफैक्ट जब बीजेपी विपक्ष में थे तो बीजेपी वाले भी यही बात करते थे। जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, ईवीएम जिसका एक हिस्सा है, चाहे वो फेवरेबल चुनाव शेड्यूलिंग करना, वो हमारे लोकतंत्र का हमेशा से हिस्सा रहा। जो सत्ताधारी पक्ष है उसका हमेशा से एडवांटेज लेते चले आए। कांग्रेस ने भी लिया है और बीजेपी ने भी लिया है। अब इस पर अगर कांग्रेस का ये मत है कि ईवीएम को इस स्केल पे रिग किया जा सकता है, तो फिर उन्हें इसका फिर कॉन्क्रीट एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ विरोध नहीं, उन्हें नेशनल वाइड हड़ताल या कुछ ऐसी चीजों पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये चीजें चेंज होने वाली हैं। और मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि मे बी बूथ लेवल पे, कुछ इंडिविजुअल मशीन लेवल पे रिगिंग हो सकती है जो कुछ सीटों का रिजल्ट चेंज कर दे, क्लोजली कॉन्टेस्टेड सीटों का। बट अगर पूरे स्टेट का नहीं चेंज चेंज कर सकते। सत्य यह है कि हरियाणा एक ऐसा इलेक्शन है जो कांग्रेस को जीतना चाहिए था। कांग्रेस भी यही मानती थी जीतना चाहिए था, इनफैक्ट बीजेपी भी यही मानती थी कांग्रेस को जीतना चाहिए था। बट ये इलेक्शन कांग्रेस हार गई और इसके बहुत सारे नतीजे हैं। हमने कुछ नतीजे डिस्कस भी किए हैं। चाहे वो जाट वर्सेस नॉन जाट का ध्रुवीकरण हो गया इलेक्शन में, चाहे वो बीजेपी का इफेक्टिव टिकट वितरण हो गया, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग हो गई हो, कांग्रेस की इन फाइटिंग, जो बड़े बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने सिर्फ अपने ही पक्ष में सीटों का बंटवारा किया या टिकटों का बंटवारा किया। तो बहुत सारे रीजन है इसके, बट इसमें अगर दो मेरे टेक अवे ये है कि ईवीएम को मास स्केल पे रिग करना मुश्किल है। अभी इसका कोई एविडेंस नहीं हमारे पास, करने तो मुझे पता नहीं, बट एविडेंस नहीं है। और दूसरा ये है कि हरियाणा इलेक्शन ने महाराष्ट्र को इन्फ्लुएंस करे ना करे, लेकिन जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको जरूर इन्फ्लुएंस करे। उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा के वाले बाद जो हिस्से एक में हम मोमेंटम दोबारा था। जाएंगे। महाराष्ट्र वाले हिस्से को दोबारा, अभी से पहले क्या है कि हरियाणा में हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं। तो हरियाणा में एक और चीज जो बहुत प्रोमिनेंट कही जा रही है कि इस बार जो है आरएसएस ने जिस तरीके से काम किया है हरियाणा में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और आरएसएस ये बात समझाने में शायद कामयाब रहा कि
ये जब भी ये जाट अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये जाटों की सरकार होगी। ये एक मैसेज जो था बीजेपी और आरएसएस नीचे तक पहुंचाने में काफी कामयाब रहे, और जिसकी वजह से वो जो कांग्रेस का वोट शेयर भी अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो करीब 3% गिर गया। बिल्कुल। जो इलेक्शंस इंडिया में होते हैं वो जनरली जो थीम होती है अस वर्सेस देम की होती है। चाहे वो यूपी में हो, मुस्लिम यादव वर्सेस अन चाहे वो हरियाणा में हो, बहुत सारे राज्यों में, चाहे वो कर्नाटका में हो, हर जगह ये प्रयास किया जाए। दोनों पार्टी प्रयास करती हैं, सारी पार्टी ये प्रयास करती हैं अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। आरएसएस का रोल जो है हम जानते हैं कि वो हमेशा से बीजेपी के लिए साइलेंट सोल्जर्स रहते हैं। एक नैरेटिव क्रिएट करने में 5 साल काम करते हैं, सिर्फ इलेक्शन में नहीं, वो पूरा 5 साल काम करते हैं। दूसरा वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो वोटर, जिनको नैरेटिव तो आपने एक बार बना दिया, बट वो वोटर को फिर बूथ तक लेके आना, इतना एक्साइटमेंट क्रिएट करना, वो आरएसएस का काम रहता है। तो वही जो मैं कह रहा था, कोई इतनी बड़ी ये ट्रेजेडी है कांग्रेस के लिए इलेक्शन हारना, क्योंकि इलेक्शन जीता हुआ था। ये ऐसा है कि आप फाइनल में इंडिया की टीम जिम्बाब्वे से हार गई। मैं बीजेपी को जिम्बाब्वे नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उस तरीके का डिफरेंस था हरियाणा में, जो न्यूट्रल पोल ऑब्जर्वर बता रहे थे, उतने डिफरेंस को अब अगर क्रिकेट के देखा जाए टर्म्स तो में हम इसे गाबा का टेस्ट मैच ले सकते हैं, जिसमें कि गाबा लगभग 11-12 खिलाड़ी इंडिया के इंजर्ड थे और उसके बाद गाबा का टेस्ट का मैच हम जीत गए थे। तो वो बीजेपी ने वो कर दिखाया है। ये बहुत ही सराहनीय इलेक्शन। आप उनकी पॉलिटिक्स को सराहिए नहीं सराहिए, ये सराहनीय है जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन जीता है, और कांग्रेस के लिए मंथन का विषय है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत, ये जो जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है, इसकी तो हमें तारीफ करनी ही चाहिए। बीजेपी हमेशा 365 दिन साल के चुनावी मोड में रहती है, और जिस तरीके से वो आ, हारे हुए चुनाव को कॉम्पिटेटिव बना देती है, और कंपटीशन वाले चुनाव को जहां पे उनका एज नहीं होता है, उसको जिस तरीके से आगे लेकर के जाती है और जीत जाती है, इसकी तो हमें तारीफ बिल्कुल करनी चाहिए। पॉलिटिक्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उनके किस चीजें से हम माने ना माने, लेकिन इस पे आपका क्या विचार है कि बीजेपी ने क्या ऐसी चीजें की हरियाणा में जिसकी वजह से उन्हें जीत हासिल हुई? प्रशांत। सबसे पहले तो धन्यवाद अतुल जी, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। बात यहाँ बीजेपी की अगर हो रही है तो बीजेपी को तो सभी जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस मिलके इतना अच्छा ग्राउंड वर्क करते हैं। मैदान में उतर के लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, वो उनका एक अलग इफेक्ट है जहाँ पे बात करते हैं वो। क्योंकि वो अपनी बातों को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। और हर घर में आरएसएस का जो मेरे को लगता है कि जो गुट है, जो उनका संगठन है, वो काफी घरों में एक ना एक आदमी जुड़ा ही रहता है। काफी घरों में ऐसा है। तो वो अपने मैसेज को बहुत आसानी तरीके से दे पाते हैं। और बीजेपी का काम देखिए क्या है कि जिस तरीके से वो जो कह करते हैं, उनका जो वर्कर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को एक तो फ्रीडम देते हैं और उनसे काम लेते हैं, उनको उनको सराहते हैं, उनको काफी सपोर्ट भी करते हैं। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को सपोर्ट ज्यादा अच्छा मिल पाता है मेरे नजर में, कांग्रेस की अपेक्षा अगर बात किया जाए तो। क्योंकि हम लोग आस पास भी देखते हैं तो हर जगह वो बीजेपी का अच्छा कार्यकर्ताओं से उनका मैचअप अच्छा रहता है। तो यही सारी चीजें हैं। और जो लोग, देखिए, एक तो जैसे आप हम लोग सभी जानते हैं कि जो पिछला चुनाव हरियाणा में हुआ अभी रिसेंटली, उसमें सभी को लग रहा था कि कांग्रेस इस बार अच्छा करेगी, जीत जाएगी। यही चीज कांग्रेस भी सोच रही थी। उसने उस थोड़ा सा उसमें मेहनत कम की, जिसकी वजह से हमें मुझे लगता है कि उसमें फेल हुई कांग्रेस। बाकी तो सभी यहाँ तक आपका जो रिजल्ट का उसके पहले वो आया था, एग्जिट पोल आया था, उसमें भी कांग्रेस ही आगे दिख रही। तो किसी चीज को अच्छे तरीके से ना लेना, चुनाव को सही तरीके से उसने नहीं लिया, मेरे को तो यही लगता है। इसीलिए उसका इस बार वो नहीं तो जीतना तो तय था इस बार। सही बात है। इस पे एक और चीज जो कांग्रेस ने उठाई है, एक अनप्रेसिडेंटेड सा ईवीएम का मुद्दा, मुझे लगता है कि हमें कांग्रेस से बस जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हमें वो लालकृष्ण आडवाणी ने जब जीबीएल नरसिम्हा राव की किताब आई थी, तो उनकी किताब का विमोचन जो है तो लालकृष्ण आडवाणी ने किया था, जो किताब ही ईवीएम के ऊपर थी, लिखी गई थी। तो ये बीजेपी भी उस पे ईवीएम पे
और बराबर सवाल उठाती रही है, हमेशा लगातार उठाती रही है। और अब बीजेपी सत्ता में है, ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रही, कांग्रेस उठाती है, कभी उठाती है कभी नहीं उठाती है। तो ये जो कांग्रेस का रवैया है, ढिलमुल रवैया है। अगर आपको ईवीएम पे भरोसा है तो है, और अगर नहीं है तो आप उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है कि आज भरोसा है कल नहीं होगा, कल होगा परसों नहीं होगा। मतलब ये कन्वीनियंस नहीं हो सकता है। आप इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या विचार है? ईवीएम ईवीएम सर, ईवीएम आया कहाँ से? कांग्रेस ही लाई इसको, ईवीएम को। कांग्रेस के जमाने में ईवीएम आया। अब जब सत्ता पे कांग्रेस थी तो ईवीएम बहुत सही था। अब जब कांग्रेस उसके अभी सत्ता पे नहीं है तो ईवीएम खराब है। यही बीजेपी वाले करते थे कि बीजेपी शुरू में बोल रहे थे कि नहीं, ईवीएम गलत है, ईवीएम सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है, ईवीएम खराब एक मशीन है, कुछ भी कह सकते हैं, तो सही नतीजे नहीं दे पा रही ईवीएम। पर दिक्कत यहाँ हो रही है कि जब आदमी वही सत्ता सत्ता पे पहुंच जाता है तो हर चीजें सही हो जाती है। तो दोषारोपण करना एक आदत सी बना ली है पार्टी वाले, उसमें कोई वही नहीं है कि हम अपने चुनाव को, हार को एक्सेप्ट ना करके हम किसी न किसी चीज को डाइवर्ट कर दे, किसी न किसी वस्तु पे डाइवर्ट कर दे, किसी न किसी आदमी पे डाइवर्ट कर दे, विपक्ष पे डाइवर्ट कर दे। तो सारी गलतियां दूसरों की, हमारी नहीं है उसमें। हम अपनी फेलियर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कोई। मैं केवल बीजेपी, सॉरी, कांग्रेस को नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ बीजेपी भी होती तो ऐसा ही कुछ ना कुछ नया मुद्दा ला के खड़ा कर देती चुनाव हारने के बाद। तो एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा मानना है कि हर चीज अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, जो खामियां हैं हमारी उनको अपन देखें कहाँ पे हमारी कमी रह गई है उसे, और उसको आगे लेके जाए और उस कमी को दूर करें। सीधा सीधी सी बात है। बाकी ईवीएम तो मेरे को नहीं लगता, जितना मैं भी पढ़ा हूँ कई जगह, जब से ये मुद्दा उठने लगा तो हम भी देखते रहे, तो अभी तक ऐसा नहीं मिला है कोई उसका पुख्ता सबूत कि ईवीएम गलत है, खराब है, मतलब ईवीएम से वोटिंग करना गलत है कहीं भी। मेरे को अभी तक ऐसा कुछ विशेष वो नहीं मिला मेरे को। बाकी जो लोग उसके खिलाफ है वो कुछ ना कुछ बातें तो करेंगे ही, ये सही तो बात काम ही है। है। आगे बढ़ते हैं। एक और छोटे छोटे हरियाणा से जुड़े हुए सवाल, फिर बाद में इसकी पॉलिटिक्स कैसे होगी उसके आगे बारे में आगे बढ़ेंगे। अमित, इस बारे में एक और चीज है कि 0.7%, 0.6 या 0.7% का जो है तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोट शेयर का डिफरेंस आया है, और कई सारी चीज सीटें जो है तो क्लोज कॉन्टेस्ट में हारी गई। इस बात को तो हम जरूर मान सकते हैं कि जब भी आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ें और आपको लगता है कि आपके जो वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो 3 से 4% के आसपास आने वाला है, तो कोई भी पार्टी कंफर्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि उनका बूथ मैनेजमेंट हमारे ख्याल से सबसे अच्छा है देश में। उनसे अच्छा बूथ मैनेजमेंट कोई भी नहीं है। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगा कि हरियाणा इलेक्शन की वो छोटी बातें जो कि अभी तक शायद डिस्कस नहीं की गई हो, आपको ऐसी कौन सी बातें लगती हैं जो कि कांग्रेस को ब्लेम ना करते हुए, मतलब हम ब्लेम क्यों करें किसी पार्टी को? वो अच्छा कर रही थी, अगर चुनाव लड़ रही थी तो लड़ रही थी, और हम जानते हैं कई सारी चीजों में तारीफ भी कर चुके हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि वो छोटी बातें जहां पर बीजेपी एज लेकर के निकल गई कांग्रेस से, वो 0.7% का और करीब 10 सीटों का जो डिफरेंस है, 10 से 11 सीटों का। बहुत सारी बातें देखिए। यही जब चुनाव बीजेपी क्षेत्रीय दलों के अगेंस्ट लड़ती है, विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो आमतौर पर वो हार जाते हैं। क्योंकि उनकी बूथ प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होती है, चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बंगाल में ममता दीदी की हो, चाहे डीएमके की हो तमिलनाडु में, सो ऑन सो फोर्थ। वहां पे कांग्रेस की कमजोरी है, और वो रही है हमेशा से। उसमें वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। दूसरा, ये जो लोकल लीडर्स होते हैं, सिर्फ खुड्डास की बात ना करें, जो बड़े बड़े लीडर्स की नहीं, जो जो लीडर उतने नाम उनका मीडिया में नहीं आता, जैसे कुमारी शैलजा, वो भी नाराज चल रही थी और उन्होंने जग जाहिर की अपनी नाराजगी। अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी उनकी वजह से दलित वोट कितने छिटके कितने नहीं छिटके, लेकिन ये था कि कंसोलिडेट नहीं हो पाए वो। उन्होंने उनका जो, अगर वो खुश रहती तो शायद पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट होता। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो पाया, कुछ जगहों पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हुड्डास की पॉलिटिक्स अब कांग्रेस के अंदर भी उसके बहुत सारे विरोध थे और पहले भी दिखते थे, लेकिन ये था कि हम लोग को ये नहीं लग रहा था कि वो उतना बड़ा है कि इतने बड़े अंतर को, हमें ये लग रहा था कि 7-8% का अंतर होगा दोनों पार्टी शुरू में। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर होंगी भी तो 7-8 का 4-5% कर देंगी, जो विधानसभा इलेक्शन जीतने के लिए काफी है। गड़बड़ यही हुई है कि वो एक्चुअली 7-8 हमें लग रहा था, ऑन ग्राउंड 7-8 नहीं था। तो ये छोटे छोटे फैक्टर बन के ये डिफरेंस जीरो हो गया, बल्कि बीजेपी के लिए पॉजिटिव हो एक और फैक्टर है कि करीब तो एक 16 लाइन। ऐसे
हाँ हाँ अमित, हाँ हाँ प्रशांत। सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं मेरा मानना यहाँ पे ये है कि चुनाव पहले की अपेक्षा बहुत तरीके से बदल चुका है। जो पहले 10 से 15 साल पहले जिस तरीके से लोग वोटिंग करते थे, उनका परसेप्शन बदल गया है। क्या है कि पहले एक घर में अगर 10 आदमी है तो 10 आदमी एक जगह वोट डालने जाते थे। अब क्या हुआ, अब उनकी मानसिकता चेंज हुई है। एक पहले तो पूरा गांव का गांव, जैसे गांव में अपन रहते थे, हम देखे हैं कि गांव का माइंड सेट होता है कि एक इस बार हमको किसको वोट देना है। ठीक है, अधिकतर लोगों का, अधिकतर एक गुट होता था जिसका यह है कि हमको नहीं मतलब है किसको कौन क्या है कैसा, ये हमारे सगे संबंधी हैं, ये हमारे परिचय के हैं, तो हमको इनको वोट डालना है। और एक आदमी उसमें बुजुर्ग होता था या कोई भी जो लीड करता था, उसकी बात सुन के वोटिंग होती थी। अब का समय ऐसा हो गया है कि एक घर में आप अगर 10 लोग हैं तो वो तीन तीन अलग पार्टियों को वोट दे सकते हैं। मानसिकता इतनी चेंज हो चुकी है। अब इस तरीके से हो गया है कि अगर 10 आदमी में से दो इधर दे रहा है तो दो कांग्रेस को दे रहा है, दो बीजेपी को दे रहा है, तो अगर आप है या समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाजवादी पार्टी है, किसी को भी दे सकता है। अपना अपना मोटिव हो गया है कि हमारी सोच किससे मिल रही है, हम किस चीज को फॉलो, क्योंकि अब बाहर जाना है, पढ़ना है, लिखना है या काम करना है, तो उनका सबका अलग अलग मोटिव हो रहा है। इसलिए अब इतना वो नहीं रह गया है कि नहीं, चुनाव का परसेंटेज जिसमें वोटिंग पड़ रही है तो उसमें ज्यादा जाएगा, नहीं, वो बहुत पास ही करेगा। हाँ वो तो है, मतलब बेसिकली आजकल वो वाला हिसाब नहीं रहा। घर में भी जैसे औरतें अपने औरतों का वोट जो है तो काफी अब बीजेपी की तरफ औरतों को तो जाता है, देख रहे हैं ना आदमियों का अलग से। कांग्रेस की तरफ जाता है, ऐसा भी होता है। आजकल के जमाने में औरतें खुद ही अपने फैसले ले रही हैं, जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट और औरतों का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। अ, आगे बढ़ते हैं इसमें, हमारे यहाँ इसी में औरतों को हरियाणा में एक और चीज है, बागी उम्मीदवार जो थे। भारतीय जनता पार्टी अपने बागियों को मैनेज कर ले गई। दो तीन चीज फैक्टर्स के बारे में जानना चाहूंगा, आप दोनों के व्यूज इसमें, कि एक 16 उम्मीदवार जो भारतीय कांग्रेस के बागी हुए थे, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, आजाद समाज पार्टी और बीएसपी आर और आईएनएलडी और जेजेपी, इन ये जो गठबंधन हुआ, तो आप अगर गठबंधन को भी मैं देखता हूं, मैं एनालाइज कर रहा था, तो ये गठबंधन है एक जाट और एक एक बहुजन, एक जाट और एक बहुजन। तो दो गठबंधन जो खड़े थे, वो दो जाट और बहुजन, जाट और बहुजन, जिसके बेसिस पे ही कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी। तो बेसिकली कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो भी जाट और बहुजन, जाट और बहुजन था। आपको लगता है क्या कि अगर समाजवादी पार्टी को दो सीटें भी दे दी जाती हरियाणा चुनाव में, तो क्या अहिरवाल का जो इलाका है, जो कि राव इंद्रजीत सिंह का इलाका कहलाता है, उसमें फायदा हो सकता था? अमित। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बने, क्योंकि इलेक्शन बहुत क्लोज था। अगर इलेक्शन क्लोज नहीं होता तो ये फैक्टर नहीं बनते। कांग्रेस की जो इनएबिलिटी रही है हमेशा से, और ये आज का नहीं है। आप देखिए कि जब एक जमाने में गठबंधन पॉलिटिक्स 90s में इंडिया में आई थी, तो सबसे पहले बीजेपी ने उसको अपनाया था और स्मार्टली किया था। और मैं जनसंघ के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 90s में जब सिम्हा राव और ये वाला एरा की बात कर रहा हूँ। तो अब पहले एनडीए बना, बाद में यूपीए समझ गया कि अब पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है, वो कांग्रेस अकेले नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने किया। अभी भी जब हमारे जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो कांग्रेस रिलक्टेंट थी बहुत सारी पार्टीज के साथ। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में किया, लेकिन कहीं और नहीं किया उन्होंने। तो कांग्रेस हमेशा से रिलक्टेंट रही है। एक एक उनकी विलिंगनेस नहीं रहती, और दूसरी, मुझे ऐसा लगता है उनके पास नेता भी वो नहीं है जो जाके इसी पार्टनरशिप बना सके। आई थिंक बीजेपी के पास वैसे नेता भी हैं जो ये सब उनके बैक चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं, और बैक चैनल का रीजन भी होता है। देखिए, इस समय बीजेपी के पास अपार सत्ता है, चाहे वो सेंट्रल में बोले या स्टेट में बोले, पार्टी विद सो मच रिसोर्सेज दैट कहीं ना कहीं लोग, दूसरी पार्टी वाले उनसे एसोसिएट होना चाहेंगे अनटिल अनलेस उनको ये थ्रेट दिखता है कि ये हमको ही वो कर देंगे। आ तो जाए। एक ये बड़ा रीजन है कि कांग्रेस की इनेबिलिटी होती है खुद फॉर्म करने के अलायंस से। दूसरा है कि बीजेपी ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन होती है बहुत सारी पार्टीज के लिए। समाजवादी पार्टी की बात आपने की, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक मध्य प्रदेश में भी हम यही देख रहे थे। मध्य प्रदेश का इलेक्शन जब कमलनाथ ने अखिलेश कह के वो किया था समाजवादी पार्टी को, और कम से कम 5 से 7 सीटों में उसका नुकसान पहुंचा था। और ये मैसेज भी आप भेजते हैं, वोटर्स को मैसेज भेजते हैं कि जो पार्टी तुम्हें रिप्रेजेंट कर रही है हम उसको अहमियत नहीं देते हैं। तो वोटर भी ये चीज देखता है।
प्रशांत, आपका इसी में मैं जानना चाहूंगा इसी सवाल पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जब आप एक गठबंधन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सबको मौका देना चाहिए उसमें, क्योंकि एक जगह है जम्मू कश्मीर में आप गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, और यहाँ पे हरियाणा में क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ जीत ले जाएंगे। संजय रावत जी ने अभी यही बोला है अपने इंटरव्यू में कि अगर वहां भी ऐसा ही होता कि हम साथ में जाते तो निश्चित तौर पे वहां का जो वो रिजल्ट आया है वो अलग होता, विपरीत होता। क्योंकि अगर हम साथ में हैं तो हर जगह फिर हमको खड़ा होना चाहिए साथ में। ऐसा नहीं कि हम एक जगह अकेले चुनाव लड़े और एक जगह हम साथ में चुनाव लड़े, तो बिल्कुल इसका तो निश्चित तौर पे जाता ही है वो। इस पे एक और मेरा व्यू है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश देख लिया जाए, वहां पर वो निषाद पार्टी, अपना दल, ऐसे कई सारी वो SJSP, सुहल देव समाज पार्टी, ये इनकी ये इस तरीके की कई सारी पार्टीज जो है तो लेकर के वो गठबंधन बना करके चुनाव लड़ते, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ते हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, उन्होंने RLD को जिस तरीके से अपने साथ मिलाया था इससे पहले, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत बड़े फैक्टर हो जाते हैं, और बीजेपी जो कि जीत रही है और उत्तर प्रदेश में उसकी अच्छी खासी क्षमता है, उसके बाद भी वो अपने सहयोगियों को एकोमोडेट करती है। 5 सीट, 10 सीट, 12 सीट, जितना भी वो कर सकती है, जरूर वो बड़े भाई की तरह रहती है, लेकिन वो एकोमोडेट जरूर करती है अपने छोटे दलों को, जिसकी वजह से उसकी जीत का अंतर बढ़ता है और समाज के बाकी लोग उसके साथ जुड़ते हैं। ये मेरा एक व्यू है इसमें कि शायद अब कांग्रेस भरोसा भी इस चीज रहता को है, अभी मिस कर रही है। क्या? भरोसा भी रहता है, ऐसे में भरोसा बना रहता है कि कभी भी देखिए क्या है कि बीजेपी की धारणा ये सीधी तौर पर है कि जहां हमारा वोट वोट नहीं है, जहां पे हमारे फेवर की वोटिंग नहीं है, वहां वो वहां वो कोशिश भी नहीं करती है। वहां जो है जो वहां का लीडर है, अगर इनकी पार्टी के अलावा कोई भी निर्दलीय या कोई भी जो उसके गठबंधन का लीडर है, उसको पूरा का पूरा मौका देती है और सपोर्ट भी करती है। तो निश्चित तौर पर वो समझ पाती, वो बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे किस आदमी का वर्चस्व है, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। अगर उनके फेवर का है तो उसको फुल सपोर्ट करेगी और उनको लड़ने का मौका देगी, वो सीट उन्हीं को देगी। जैसे अभी अब जम्मू कश्मीर वाले में भी तो हुआ है ना ऐसे ही, कि पूरे के पूरे कश्मीर में वो सीट नहीं चुनाव नहीं लड़े हैं। हाँ। कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ मैं। और निर्दलीयों को और अलग अलग छोटी छोटी तो पार्टियों को उन्होंने बैक एंड से सपोर्ट किया है, ऐसा मतलब ऐसी खबरें हैं, ऐसे कोई तथ्य नहीं है इस पे, पर हाँ ऐसी खबरें चल रही अब हैं। आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है। एक बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को एक तरीके की संजीवनी मिली, इससे एक तरीके का एक और ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा, ऐसा मिल सकता है, जिसकी वजह से अभी नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का काफी मनोबल कम दिख रहा था, और कांग्रेस काफी मनोबल बहुत हाई था। ऐसा कह सकते हैं कि सर पे चढ़ गई थी उनके। ये कम हार, जीत तो नहीं कह सकते, 99 सीटें ही जीते हैं। ये जो छोटी हार थी उनकी, वे एक तरीके से साइकोलॉजिकल विक्ट्री मान के चल रहे थे। अब एक सेटबैक लगा है कांग्रेस को, तो आपको लगता है कि इस सेटबैक से कांग्रेस संभल जाएगी थोड़ी सी, या फिर इसका एक असर होगा जहां पे महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने की तरफ बढ़ सकते हैं, कांग्रेस या उसके विपक्षी दल? ये एक्चुअली क्या है कि जो चुनाव होता है ना वो अलग अलग स्टेट में होते हैं, और अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से वहाँ उसके रिजल्ट आते हैं। उसका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि एक जगह हार गई है कांग्रेस तो वहां नहीं जीत सकती, महाराष्ट्र बिल्कुल जीत सकती है। बस हाँ, मनोबल जरूर डाउन होता है, ये तो सीधी सी बात है। जहां आप बिल्कुल सोच रहे हैं, समझिए, जहां आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि हमारा जीता हुआ है, वहां हमको गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम क्लियर जीते हुए हैं। अब वहां अगर हार रहे हैं हम, तो मनोबल तो निश्चित तौर पर उसका डाउन होगा, और आगे आप लड़ने में ये भी सोचेंगे कि अब मोदी और ये भाजपा के खिलाफ हम क्या करें, एक्स्ट्रा क्या एफर्ट करें कि जीते हैं। ये तो यहाँ से भी जीत जाते हैं, क्या करते हैं। तो मंथन तो अब उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो और मनोबल उनका डाउन हुआ है निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र काफी बड़ा स्टेट है, वहां पे अलग अलग मुद्दे होंगे, अलग बातें होंगी, अलग चीजें होंगी। तो अगर आप मेहनत करेंगे और उनकी कमियों को और जो आपको करना है वहां, प्रलोभन देना है या जो भी करना है, तो उसको अच्छे तरीके से पकड़ पाए तो फिर निश्चित तौर पे आप वहां सफल हो सकते हैं। मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए, पर मनोबल डाउन है ये तो।
आप तो हारते हैं मतलब जिस बेसिकली एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि एक आदमी था जिसको किसी तरीके की सक्सेस मिल गई और वो अचानक ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ा जा रहा था। तो अमित के लिए सवाल है, तो ये कांग्रेस क्या थोड़ा संभल करके, हो सकता है महाराष्ट्र के साथ में चुनाव होते तो महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस हार जाती इसी तरीके से अगर होते, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस ज्यादा एकोमोडेटिव होगी? जैसा कि सुनने में आया था कि 100 100 84 और 4 ऐसा करके कुछ एक फॉर्मूला निकला था, 100 सीटें कांग्रेस, 100 सीटें शिवसेना, 84 सीटें एनसीपी और 4 सीटें जो है तो और कुछ सहयोगी दल है उनको देने की बात चल रही थी। अमित। बिल्कुल, देखिए जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था, तो वाइल हम थोड़ा ट्रिवियलाइज करते हैं कि 99 ही आई थी, आई थिंक अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए उस 99 को। एक तरफ आपकी इतनी बड़ी पार्टी, एक एक मशीन, हर कोई 400 सीटें 500 सीटें दे रहा था बीजेपी को, उसके बाद जो परफॉर्मेंस दी, चाहे वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, ममता दीदी और ये सारी पार्टीज ने मिलके, वो सराहनीय है। आई थिंक वो कॉन्टेक्चुअलाइज करके देखा जाना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। and हम सब वरी कर रहे थे कि उस शुरुआत को कांग्रेस ने ऐसे ले लिया हरियाणा के पहले कि वो अब बस उससे अब बीजेपी नीचे ही जाएगी। उस रिजल्ट का मतलब ये नहीं था कि अब कांग्रेस ऊपर ही ऊपर जाएगी और बीजेपी नीचे ही नीचे जाएगी। उसका मतलब ये था कि जनता के जो मुद्दे हैं नहीं उठा रही है या काम नहीं कर रही है बीजेपी, जनता उससे त्रस्त है, एक वार्निंग दे दी है। अब उस वार्निंग पे कांग्रेस को काम करना था। हरियाणा में उन्होंने नहीं किया। हरियाणा में उस तरीके से उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हम जीत जाएंगे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, हमारे पास मोमेंटम है। और लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट भी ऐसे थे हरियाणा में कि वो दिखा रहे थे कि कांग्रेस की जीत होगी। तो कंप्लेसेंसी डेफिनेटली आई कांग्रेस। अब महाराष्ट्र पे उसका कैसे, तीन तरीके से असर होता है। पहला असर होता है कि जो पार्टी वर्कर होता है उस पे असर आता है, क्योंकि उसका जो एक मनोबल है वो गिरता है। वो जिस जिस दृढ़ता के साथ काम करता है वो गिरता है। और कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास बीजेपी की जितनी मैन पावर और मनी पावर है कि बहुत सारे वर्कर को एक्साइट कर सके। दूसरा जो होता है, एक मीडिया जो एक परसेप्शन क्रिएट करती है। मीडिया हमेशा से वैसे भी पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। अब वो परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ था, जहाँ पे एक बैलेंस मिलने लगा था विपक्ष को भी। अब वो वापस से ये था कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था वो तो एक एक्सेप्शन था। हवा ट्रू। इधर ही बह रही है। तीसरा जो है वोटर के ऊपर से, देखिए वोटर के ऊपर बहुत कम असर होता है उस चीज का, क्योंकि हरियाणा का वोटर जैसे सोचता है वर्सेस महाराष्ट्र का वोटर जैसे सोचता है, वो दोनों अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। उसपे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। इतनी पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस नहीं होती है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा अतुल कि उससे कांग्रेस क्या ज्यादा अकोमोडेटिव होगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कांग्रेस के पास। अगर बीजेपी को हराने का सोचना भी है तो उन्हें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उन्हें उन्हें ये देखना पड़ेगा कि जीत किस में पक्की है, ना कि पार्टी के लिए क्या बेहतर है। अगर जीत इस चीज में पक्की है कि वो 80 सीटें लड़के दूसरी पार्टियों को अकोमोडेट करें, आई थिंक उनको करना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे। अ, दूसरा मुझे लगता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट है। हरियाणा में हेड ऑन बैटल थी। हेड ऑन बैटल जहां भी कांग्रेस बीजेपी की होती है वैसे भी बीजेपी जीतती है मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट। यहाँ पे 5 अलग अलग पार्टी है और ज्यादा ही है बल्कि। हर और महाराष्ट्र को भी एक जैसे देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को बहुत हिस्सों में बटा हुआ। कोंकण की पॉलिटिक्स अलग है, मुंबई की पॉलिटिक्स अलग है, नागपुर की पॉलिटिक्स अलग है, बारामती की पॉलिटिक्स अलग है। तो महाराष्ट्र बहुत अलग अलग पॉलिटिक्स का केंद्र रहा, इसीलिए इतनी सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे। तो महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आई थिंक ये मुकाबला काफी कड़ा होगा। एक समय मुझे भी लग रहा था ऑनेस्टली कि जिस तरीके का रिजल्ट आया था लोकसभा, जितना ज्यादा ये जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के पक्ष में दिखा था, मुझे लगा था कि विधानसभा में उसका सीधा असर होगा। लेकिन ये जो बीजेपी युक्त गठबंधन है, इसने वापसी की है, चाहे ऑन ग्राउंड इनकी एग्रेसिव कैंपेनिंग, काम, नई नई योजनाएं जो लेके आए हैं उसका प्रचार कर रहे हैं। इसका असर हो रहा है ऑन ग्राउंड की। इसका क्योंकि एक लोकसभा मुझे ऐड कर क्लियर दिख देता रही हूँ। थी। सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। हाँ, सीटों के नंबर के हिसाब से देखें तो बिल्कुल जो महाविकास अघाड़ी है उसका परफॉर्मेंस लोकसभा में अच्छा रहा था। पर इसका एक और है कि टोटल 164 या 165 असेंबली सेगमेंट्स में महाविकास अघाड़ी आ गई थी और करीब 120 के आसपास जो है तो
महायुति आगे थी। अंतर बहुत बड़ा नहीं है, मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो अंतर दिख रहा था, उस अंतर में सिर्फ 40 सीट से 45 सीटों का फर्क आ रहा है दोनों ही गठबंधन के बीच में। तो ये एक अंतर है दोनों के बीच में। क्योंकि हमारे पास आखिरी के 5 मिनट बचे हुए हैं। अब इस पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये पूरी की पूरी लड़ाई एक तरीके से, जो हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है ना, हम लोगों को आदत है कि दो लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देना और उसके बाद पॉलिटिक्स को देखना। आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी सारी इमेज धो धा करके, नहा करके, गंगा नहा करके वापस आ चुके हैं और साफ सुथरे होके वो वाली इमेज अब बहुत पीछे छोड़ दी। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की जो डिमांड है, जो 2-2 मिनट का समय मैं दे पाऊंगा, अ, राहुल गांधी की जो डिमांड है उसको देखते हुए, जहां भी क्षेत्रीय छत्र थे वहां पे उन्हें लॉस हो रहा था, और जहां पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी एज अ होल लड़ रही थी बिना किसी प्रॉपर नेतृत्व के, मतलब एक मतलब छत्र के तले बिना, जैसे तेलंगाना कर्नाटका में कोई बहुत बड़ा क्षेत्रीय छत्र नहीं कह सकते हैं किसी को भी। राहुल गांधी और उन्होंने, प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेस ने एक एज ए यूनिट बहुत मेहनत करी थी। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या कांग्रेस, जहां पे महाराष्ट्र में उनका कोई क्षेत्रीय छत्र नहीं इस तरीके का, वहां क्या हो सकता है प्रशांत? ठीक है, अगर आपके पास मुद्दे सही हैं, आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनको अपनी बातें रख पा रहे हैं, या उनकी बातों को मेन तो समझना पड़ेगा ना नेताओं को कि वहाँ चल क्या रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कि या किस चीज की जरूरत है। अगर हम उनकी फीलिंग को समझ पाए, तो हम तो हर जगह आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसका एक्चुअली एक कारण भी है, सत्ता पक्ष से काफी अब जनता थोड़ा सा नाखुश तो है ही। तो अगर आप उस चीज को भुना पाए अच्छे तरीके से, तो आपको निश्चित तौर पे प्रॉफिट होगा। अगर आप भी यही करते रहे कि जैसे अभी हरियाणा का जो हुआ है चुनाव, तो इससे तो अभी आप जहां भी जाइए, अगर आप गठबंधन के साथ जीत रहे हैं, तो आप गठबंधन ही करिए, उसी के साथ अभी आपको लड़ना होगा अगर आपको जीतना है तो। अमित, आपका इसी पे व्यू? बिल्कुल। हालांकि ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी व्यक्तिगत इमेज, पॉलिटिकल इमेज सुधारी है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की हो या बहुत सारे और पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिए हो। लेकिन मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ उनकी एबिलिटी टू विन इलेक्शन ऑन हिज ओन, जिसे कहते हैं, वाइल एक सेक्शन ऑफ वोटर है जिसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और जो उनकी बातें समझ रहे हैं। लेकिन एक इलेक्शन अभी भी वो, मैं कन्विंस नहीं कि वो जीत सकते हैं इलेक्शन अकेले में। लेकिन यही है कि ये जो टीम वर्क होना चाहिए, महाराष्ट्र को जीतने के लिए टीम वर्क चाहिए। उसमें राहुल गांधी का भी रोल है, उसमें शरद पवार का भी रोल है, उद्धव जी का भी रोल है। और ये सारे रोल से सब अगर अपनी रोल अच्छी अच्छी तरीके से करेंगे तो मौका बहुत है। क्योंकि यहाँ पे भी जो सरकार पिछले 2 साल में चली है, उसके अपने चैलेंजेस रहे हैं, और अगर उसको जनता तक लेके जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन एमवीए को जीत जाना चाहिए। लेकिन वही है कि लास्ट माइल कैसे करेंगे, कैसे ये तीन अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा मिल के लड़ेंगी, वो देखने वाला है अभी। हाँ, इसके आखिरी में मैं सिर्फ कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी चुनाव जो है, चुनाव हो, क्रिकेट मैच हो या कोई भी चीज हो, हम हमारे देश में क्रिकेट, चुनाव और तो बॉलीवुड, ये जो है ना हमारे फिल्में, मूवीज, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, बॉलीवुड इज नॉट द राइट टर्म, इंडियन फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री। सिनेमा। तो हाँ, इंडियन सिनेमा ये हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और हमें बड़ा मजा आता है इस सब पे बात करने में। तो क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो अगर अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का मैच देख लिया जाए, ठीक है, आखिरी दम तक बीजेपी ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल ने एक पांव पे खड़े होकर के वो मैच जिताया था। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अब ये हरियाणा का चुनाव वो मैच था। तो आप समझ लीजिए कि आपकी अभी हैसियत जो है वो 6 नंबर या 5 नंबर वाली टीम की तरह है, और बीजेपी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की तरह है। अगर आप साथ में मिल करके अलग अलग टीमें, एशिया 11 या वर्ल्ड 11 बना करके नहीं खेलेंगे, तो आपके जीतने के चांसेस उतने ही कम होंगे। और नेतृत्व करने के लिए सभी को मिल करके आना पड़ेगा। सिर्फ हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा, मन मिलाना पड़ेगा। इसी के साथ अमित और प्रशांत, आप सभी का धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।